Hello, students. Good evening. I hope I'm audible now. I think there was some technical issue. So I'm audible now. Yes. Hi, Rutik. Hello, Rishi. Hi, Akhilesh. Good evening, everybody. Hi, Vikrant. Good evening. Good evening, Zannat. So, good evening, everybody, once again. And we are talking on a chapter whose name is State of Matter. Okay, this is the last, I can say second last lecture of this chapter, and we have reached to the end of the chapter. We have reached almost end of the chapter. We are going to talk today about the compressibility factor, and some important factors are there. They are important, so that we are going to discuss under this class. Okay, in previous class we had discussed about many types, many things. Dalton's partial pressure, we discussed about the other concepts too. There was a concept based on the ideal gas equation, real gases, many concepts we discussed. Now in today's session we will talk about majorly the important concept which work out and which is going to be useful in the future, like vapor pressure, like viscosity, like compressibility factor, everything we are going to डिस्कस. ओके, तो चलिए पढ़ाई करते हैं आज. फिर उसी एनर्जी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम जब दे रहे हैं तो ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है. तो आप प्लीज कहीं मत जाइएगा. पहले 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप बिल्कुल स्पेंड कीजिए पोर्टल पे. आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वैल्यूएबल क्लास है. ठीक है, तो बहुत वैल्यूएबल है. हाय अनुज, गुड इवनिंग. ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूं. मेरा नाम रविशंकर प्रजापति है और मैंने मास्टर्स बीएड किए हैं. तकरीबन 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सबको सिखा रहा हूं. मैंने महाराष्ट्र बोर्ड में तकरीबन हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है. आज आपके सामने मैं हूं और आज का जो टॉपिक है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. मतलब हमने केटीजी तो कर लिया था उस दिन, थोड़ा सा उससे रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. और आज का जो सेशन टाइम है, सेशन टाइम 6:30 PM से 7:30 PM है और 6:30 हो चुका है. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई करते वक्त कोशिश कीजिए कि अपने साथ एक नोटबुक, पेन, पेंसिल टाइप का कुछ लेके रखिए, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स, जो बोलते हैं लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, जिसको बोलते हैं लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, ये आपका प्रिपेयर होते रहे. जब आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, जब आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो काफी आसानी से आप रिवाइज कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाय पंकेश, गुड इवनिंग. चलिए, विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सिर्फ यही नहीं और भी कुछ कंटेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर. तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है, तो पहली बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? चलिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके हिसाब से क्या होगा? अगर कोई वर्ड कंप्रेसिबिलिटी, एक वर्ड आपके दिमाग में आता है, तो जरा सोचिए कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होगा. कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे कुछ कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमने बात करी गैसेस की. गैसेस के एटम्स थोड़े दूर होते हैं, आप सबको पता है. लिक्विड के थोड़े पास होते हैं. मान लीजिए लिक्विड है और ये गैसेस बहुत दूर है. ठीक है, लिक्विड थोड़े पास है, सॉलिड के एकदम ही पास होते हैं. ठीक है, पास होते हैं. अगर इनको हम कंप्रेस करते हैं, अगर हम इनको कंप्रेस करते हैं, तो इनका जो बिहेवियर होता है, इनके ऊपर जो कंप्रेस करने की एबिलिटी होती है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. एंड वी विल बी डीलिंग विद द रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस बिहेवियर. सो व्हाट इज द रियल गैस? I told you the gas which do not obey the ideal gas equation, PV is equal to nRT. जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं रियल गैस. दिस शोज द आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो.
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताता है? ये बताता है कि रियल गैस, अगर आपके पास क्या है, रियल गैस है, और आप रियल गैस से आइडियल गैस बनाना चाहते हो, अगर आइडियल गैस को सीखना चाहते हो, तो रियल गैस से आइडियल गैस कब हो जाएगा? जब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होके, कम हो कम होके क्या हो जाए, जीरो तक पहुंच जाए। तो ये क्या हो जाता है कि विच इज रीचेस ऑलमोस्ट टू दी zero will be called as a what, compressibility factor. So we are going to see over here, deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor. compressibility factor जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास ए गैस था और बी गैस था, दोनों के प्रेशर जो थे पी थे, इसका प्रेशर था, इसका प्रेशर था, इसका पी ए प्रेशर था, इसका पी बी प्रेशर था। और मैंने क्या देखा, हाय कावेरी, गुड इवनिंग। Hi Vaishnavi, good evening. We have started a topic. The same topic, the same chapter was there of state of matter. So हम उसको कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी नाम का टॉपिक है, इसको इस पे हम बात कर रहे हैं, जस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा कि पी ए और पी बी, मेरे पास दो गैसेस हैं, मेरे पास दो गैसेस हैं, पी ए और पी बी। अब ध्यान दीजिए, पी ए एक ऐसी गैस है कि जिसका प्रेशर कुछ तो है, मुझे नहीं पता है, पीबी उसका प्रेशर कुछ तो है, जो भी मुझे भी नहीं पता है। अब क्या कर रहे हो आप इसको, ये रियल गैसेस है, ये रियल गैस है, दोनों रियल गैस है। अब आपको इसको क्या करना है, आइडियल गैस बनाना है, आइडियल गैस बनाना है। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, रियल गैस का मतलब क्या होता है, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, रियल गैस, रियल एंड आइडियल। देखिए, रियल का मतलब ये होता है ना कि गैसेस, गैस मॉलिक्यूल जो है ना, देखिए गैस मॉलिक्यूल है, इनके आपस में इंटरैक्शन होते हैं। रियल गैस बोलता है कि इनके आपस में इंटरैक्शन होते हैं, वो एक छोटे से हल्के से फोर्स से जुड़े होते हैं। कौन? गैसेस मॉलिक्यूल। रियल गैस क्या कहता है, गैसेस मॉलिक्यूल possesses the interactive forces। गैसेस मॉलिक्यूल का क्या होता है, दे आर कंटेनिंग दी फोर्सेस। और ये कौन से फोर्स हैं, ये होते हैं वांडर वाल फोर्स। क्या होते हैं बच्चा, वांडर वाल फोर्स। तो मतलब कि वांडर वाल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या बोला कि गैसेस जो होते हैं, गैसेस के अंदर वांडर वाल फोर्स होता है, और वो उनके एटम आपस में जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि एक रूम में मैंने परफ्यूम स्प्रे किया तो ये स्प्रेड हो गया, लेकिन फ्रेग्रेंस यहां तक पहुंच गई, इसका मतलब सारे एटम एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए फ्रेग्रेंस पहुंच गई ना बच्चा, फ्रेग्रेंस पहुंच गई। क्यों पहुंची, क्योंकि सारे एटम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब वो हमेशा एक गुच्छे में, एक चंक में ट्रेवल करते हैं। कौन? गैसेस मॉलिक्यूल। किसने बताया? वांडर वाल जी ने बताया कि गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक गुच्छे में, एक चंक में ट्रेवल करते हैं। और वो जिस चंक में ट्रेवल करते हैं बेटा, वो एक छोटे से, एक हल्के से, एकदम वीक फोर्स से अटैच होते हैं। और वो फोर्स कौन सा है? वांडरवाल फोर्स होता है, ठीक है, रियल गैस में। आइडियल गैस बोलता है कि गैसेस मॉलिक्यूल इतने दूर अपने आप से हैं कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन, नो फोर्सेस, नो फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल, दे आर इंडिपेंडेंट। कौन? पार्टिकल। उनकी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि क्या होता है, वो स्वतः ही, अकेले ही माइग्रेट होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। कौन बोलता है ये? आइडियल गैस। रियल गैस बोलता है नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जिसके अंदर इंटरेक्शन भी होता है, और इंटरेक्शन होता है इसीलिए गैसेस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करना आसान होता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई, रियल गैस आइडियल गैस की। अब समझिएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन गैस थी, उसके एटम्स ऐसे 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 थे। नाइट्रोजन गैस थी, उसके एटम और थोड़े पास थे। तो क्या पता नाइट्रोजन के अंदर हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, हाई फोर्स हो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब आप कंप्रेस करके, सॉरी, हाइड्रोजन गैस को आइडियल गैस बनाना चाहोगे, मतलब उसके इंटरेक्शन को खत्म करना चाहोगे, तो उसके इंटरेक्शन को कैसे खत्म करोगे? प्रेशर को कम करके। आप कैसे खत्म करोगे? प्रेशर को
कम करके, टू डिक्रीज द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर वी कैन कन्वर्ट वी कैन कन्वर्ट अ रियल गैस इनटू आइडियल गैस। एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है, अगर बिहेव करवाना है कि चलो भाई तुम रियल हो, नहीं तुम आइडियल जैसा बिहेव करोगे, ये करवाना अगर है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से आइडियल गैस बनाना है या फिर हाइड्रोजन से, तो जिसके पास वीक फोर्स है या लोअर फोर्स है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे आइडियल गैस बनाना आसान होगा। और एक ऐसा फोर्स है जिसके पास थोड़ा ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है थोड़ा, या फिर मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट है, उनसे आइडियल गैस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इस प्रोबेबिलिटी को, इस क्वांटिटी को, इस ये जो वैल्यू मिल रही है कि किससे आसान होगा, किससे मतलब डिफिकल्ट होगा, इस टर्म को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में डिनोट करते हैं। किससे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जिसको Z से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत तो दिमाग में जा रहा होगा, जरा बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइग्रेट, माइग्रेट मतलब मूव करना बेटा, अखिलेश, मूव करना। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहीं रुक जाना। समझ में आ रहा है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पर, समझते हैं इसको। सो विच इज द रेशियो deviation from the ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z, and which is the ratio of product PV and NRT. सो Z क्या होता है, Z कैसे निकालेंगे आप? Z को निकालने का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू रेशियो ऑफ PV बाई NRT। ये कैसे होता है मैं दिखाता हूं आपको, एकदम आसान सा फैक्टर है, अब इसको समझिए। PV इज इक्वल टू NRT हो गया, ये तो क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। ये सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, ये मैंने कराया था, आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। PV, नो डेटा इन माय मोबाइल सो आई स्टॉप दिस क्लास। अच्छा, यू स्टॉप दिस क्लास, नाउ इट इज देयर डेटा। अभी डेटा है कि खत्म हो गया बेटा ऋतिक? अभी है डेटा? नो, ओके, यू आर स्टॉपिंग नाउ, यू आर स्टॉपिंग और यू हैव स्टार्टेड नाउ, ओके। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, देखिए ध्यान से देखिए, नहीं है, अच्छा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ये बात आपको सबको पता है। ये कब है बेटा? जब नो इंटरेक्शन है, नो इंटरेक्शन। क्या है बेटा? जब नो इंटरेक्शन है। लेकिन जब इंटरेक्शन है, जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी तो होगा, एक जेड क्वांटिटी ऑफ इंटरेक्शन भी होगा, जेड क्वांटिटी ऑफ इंटरेक्शन भी होगा। और यही जो जेड है उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इसको क्या निकालेंगे, जेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू पीवी बाई एन आर टी। समझ में आ गया रेशो? समझ में आया फॉर्मूला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का? दिस इज द फॉर्मूला फॉर compressibility factor, formula for compressibility factor, Z is equal to PV by NRT। क्या होता है बेटा? Z की वैल्यू होती है, Z की वैल्यू होती है। बात समझ में आ गया? Z is equal to PV by NRT, फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलिए बात समझ में आ रही है? Z is equal to PV by NRT, फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आगे देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी काम की चीज है। अब हमको पता है, देखो फिगर 10.11 shows the graph Z versus P. It is a straight line parallel to x axis. It's a straight line parallel to x axis. इसको अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा बेटा, parallel to x axis, ऐसे, ठीक है। Straight line parallel to x axis, pressure axis. Okay, this is, suppose this is the pressure axis, so where Z is equal to 1, तब Z क्या रहेगा, 1 रहेगा। And for ideal gas, Z is equal to 1 at all the value of temperature and pressure. The significance of Z is better understood from the following derivations. We can write
two equation. We can write two equation and for real and ideal gas respectively. And for real and ideal gas respectively. दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं किसके लिए? एक रियल गैस के लिए, एक आइडियल गैस के लिए. तो आपको एक और चीज मैं बता देता हूं. फॉर आइडियल गैस, फॉर, रुक जाइए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT. और मैंने बताया PV इज इक्वल टू ZRT. किसके लिए फॉर्मूला निकाला था? ZnRT. फॉर्मूला किसके लिए निकाला था? मैंने रियल गैस के लिए निकाला था. किसके लिए? रियल गैस के लिए निकाला था. ठीक है. रियल गैस का फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू Z इंटू N इंटू RT. देखिए आप सभी लोग थोड़े एक्टिव हो जाइए, एक्टिव हो जाइए और मेरी बात को गौर करके सुनिएगा. ठीक है. Anamika, Rishi, Rutik, everybody, please just be little active and understand this concept which I am telling and just tell me कि आप लोगों को समझा कि नहीं समझा. देखो मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं. कॉन्सेप्ट क्या है? आइडियल गैस एंड रियल गैस, जिसकी बात हम कर चुके हैं. ठीक है. इन दोनों के फर्क भी मैंने बता दिए. मेन इंपॉर्टेंट फर्क है नो इंटरएक्टिव फोर्सेस, नो इंटरैक्शन, यस इंटरैक्शन. इंटरैक्शन रहेगा, इसमें इंटरैक्टिव फोर्स रहेगा. इस फोर्स को क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्स. वांडरवाल फोर्स. अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता होगा बच्चा कि आइडियल गैस का इक्वेशन तो मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT. तो इसका क्या इक्वेशन? रियल गैस का इक्वेशन क्या है? तो मैं बोलूंगा PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT. अब आप बोलोगे सर ये Z क्या है? मैं बोलूंगा बेटा ये Z जो है ना वही इंटरएक्टिव फोर्स है. Z क्या है? उतना क्वांटिटी ऑफ इंटरएक्टिव फोर्स है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में हम डिनोट करते हैं. ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि रियल गैस आइडियल कब होगा? जब Z इज इक्वल टू 1 होगा. ये मेरी बात बताइएगा आप सब. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा, मतलब रियल गैस आइडियल बन जाएगा? कब बन जाएगा? जब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा. बात समझिए मेरी बात को. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए. हाय कावेरी, गुड इवनिंग. वो तो पुराना मैसेज है सर. बताइए. यस 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 यस, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि यस ऐसा होगा एट लो प्रेशर. यस वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. एट लो प्रेशर दिस इज हैपनिंग. तो Z इज इक्वल टू जब 1 हो जाएगा, इसका इसका मतलब कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर व्हेन Z इज इक्वल टू कम्स 1, इट मींस द गैस इज एन आइडियल. ये बात समझ में आ गई? गैस क्या है तब? आइडियल है. 1 आएगा तो आइडियल. इसका मतलब ये है कि आपको कुछ XYZ वैल्यू दिया जाएगा. प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ऐसी कुछ वैल्यू दी जाएगी किसी गैस की. मान लीजिए कि अखिलेश नाम का एक गैस है और उस अखिलेश नाम की गैस का प्रेशर X है, वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मोल्स N है, मतलब ऐसे कुछ वैल्यू उसकी दे दी गई. मान लीजिए ऐसी वैल्यू दे दी गई. तो आप उस वैल्यू से उसका Z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. किसका? उस गैस का. उस गैस का क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चा? Z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अगर आपकी Z वैल्यू 1 आ गई, अगर आपकी Z वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 1 आ गई इन केस. तो 1 आ गई तो आप बोलोगे कि वो गैस जो दी हुई गैस थी, उस गैस वो गैस एक आइडियल गैस है. अगर 1 नहीं आई तो आप क्या बोलोगे कि आइडियल नहीं सर जी, ये रियल गैस हो गई है. क्या हो जाएगी? ये रियल गैस हो जाएगी. मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको काफी अच्छे से समझना है कि रोल क्या है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस फैक्टर का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज हमको काफी अच्छे से समझना होगा इंपॉर्टेंट तरीके से. ठीक है बच्चा, ये समझ में आ रहा है सबको? जरा बताइए प्लीज. आप लोग इंथुजियास्टिक रहेंगे तो मैं अच्छे से और करा पाऊंगा. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए एक्टिव हैं आप सब, अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा है, एक्टिव हैं आप सब और समझ में भी आ रहा है. दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट. चलिए अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के कॉन्सेप्ट को. तो इसकी स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए. दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. Z इज इक्वल टू
पीवी बाय एनआरटी, जहां पे वॉल्यूम क्या है, रियल है। कौन सा है, रियल है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, आइडियल है, ठीक है। तो z क्या हो जाएगा, आइडियल के केस में 1 हो जाएगा, ये बात तो मैंने बता दी है। तो तो आप क्या कर सकते हैं, p आइडियल, v आइडियल अगर निकालना है, अगर वॉल्यूम आइडियल आपको निकालना है इस इक्वेशन से, अगर आपको दिया हुआ इक्वेशन क्या है, pv बाई nrt इक्वल्स टू 1, तो अगर आपको v निकालना है तो इस पूरे टर्म को क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा ना। देखो वही लाया उन्होंने, p by nrt is equal to v ideal. Substituting this equation, the value of p by nrt in equation 10.28, in equation 10.28 we get z is equal to v real upon v ideal. We get z is equal to v real upon v ideal, v real upon v ideal। तो हमें क्या नया चीज मिलेगा, z एक ये जो हमने अभी सीखा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसका एक और फॉर्मूला मुझे मिल गया, v रियल अपॉन v आइडियल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है। तो कभी आपको वॉल्यूम ऑफ आइडियल पूछा जाए या कभी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस पूछा जाए तो आप काफी आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वेरी गुड, वेरी गुड ऋषि, कीप इट अप। चलिए अगला वाला टॉपिक हमारा है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर से क्या हम लोग समझ रहे हैं, दो तीन चीजें सीखनी होंगी हम लोग को वेपर प्रेशर के टर्म्स में। वी रियल, वी आइडियल बता दो बेटा। देखो वी रियल मतलब वॉल्यूम रियल, रियल का वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं वी रियल, वॉल्यूम रियल। मतलब ऐसा वॉल्यूम जब इंटरैक्टिव फोर्स था, जब गैस के अंदर इंटरैक्टिव फोर्स था तब वाला वॉल्यूम, अब जब इंटरैक्टिव फोर्स खत्म हो गया तब वाला वॉल्यूम। दो अलग अलग वॉल्यूम मिलेगा ना, दो अलग अलग वॉल्यूम मिलेगा। अच्छा अनुज मैं डेरिवेशन बताऊं? यस ऋषि, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, मोलर वॉल्यूम फॉर द रियल गैस, यस वेरी करेक्ट। अच्छा डेरिवेशन बता दूं मैं, देखो ध्यान से एक बार इसको देखो अच्छे से। यहां पर v रियल बाई v वॉल्यूम एक ऐसे आया है, आपके पास एक इक्वेशन था pv इज इक्वल टू nrt, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे pv बाय nrt। ये जो वॉल्यूम है पहला वाला अगर मैं लिखता हूं यहां पर, तो ये हो गया मेरा v रियल, ये रियल गैस का हो गया। ऐसे ही अगर मैं आइडियल गैस का लिखना हूं, फॉर आइडियल गैस, सो आई विल बी गेटिंग हियर z इज देयर, आइडियल गैस। तो हमें पता है z इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो मैं लिखूंगा यही वाला चीज, 1 इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी। तो ये हो गया v आइडियल, ठीक है बच्चा, ये क्या हो गया v आइडियल। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। v आइडियल अगर आपको निकालना है, क्या निकालना बच्चा, v आइडियल। मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। v आइडियल निकालना है आपको, तो ये क्या करोगे, इन सबको उधर लेके जाओगे ना। तो v आइडियल आप मुझे बताइएगा अनुज, v आइडियल को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते nrt बाई p, v आइडियल को nrt बाई p लिख सकते हैं ना ऋषि अनुज, आप सब बताइएगा जरा। v आइडियल को nrt बाई p लिख सकते हैं, यस हमने ऐसे लिख लिया। अब ऐसे लिखने के बाद nrt बाई p को v आइडियल कहते हैं, तो P बाई एनआरटी को क्या कहेंगे, 1 बाई वी बोलेंगे ना, वी वी आइडियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 1 बाई वी आइडियल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 1 बाई वी आइडियल। अब वही चीज कर दो, P बाई एनआरटी, P बाई एनआरटी को रख दो 1 बाई वी आइडियल, कहा, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर रख दो। तो क्या होता है, z इज इक्वल टू पी 1 बाई P बाई एन आर टी इंटू वी रियल, ओके। तो P बाई एन आर टी का वैल्यू तो हमने निकाला है 1 बाई वी रियल, ये लिखेंगे 1 बाई वी आइडियल, सॉरी आइडियल इंटू वी रियल। तो क्या आपको नहीं मिल जा रहा है ये,
Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। मिला कि नहीं मिला? डिड यू गेट इट? V रियल अपॉन V आइडियल। हाँ वो बताऊंगा बेटा। पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन क्या होता है बेटा? इफ Z वैल्यू is 1, if Z value is 1, the gas is ideal. If Z value is 1, gas is ideal. If Z value is plus 1, more than 1, sorry, plus 1 nahi, more than 1. Just a second. If Z value is more than 1, more than 1, एक से अगर Z value ज्यादा है, more than 1 है, तो क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेविएशन टूवर्ड्स रियल गैस, मतलब वो जो गैस होगी ज्यादा से ज्यादा रियल होगी। और Z is less than 1, the negative deviation will be seen, the gas will be more towards the ideality। ठीक है, एक नेगेटिव डेविएशन होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन होगा, और एक होगा इक्वल टू 1। जब इक्वल टू 1 होगा तो आइडियल होगा। बात समझ में आई ऋषि? हाँ अश्मिका, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। तो अश्मिका आपको ये समझा Z इज इक्वल टू V रियल अपन V आइडियल वाला डेरिवेशन? समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को? गुड गुड गुड, दैट्स आई वांट। हाँ आप सबको समझ में आता रहेगा ना, so it will be like even I will feel, even the teachers also feel very proud and enthusiastic to work upon you, right? वो चीजें होती हैं, जब आप खुश रहोगे, आपको पता चलने लगेगा, तो हमें भी अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ, इसी जोश के साथ, और आगे देखते हैं। पी वी इक्वल एनआरटी तो हमने सीख ही लिया, हमने देख लिया इसको, और लेट्स गो अहेड विद वेपर प्रेशर। Molecules of the liquid have a tendency to escape from its surface to form vapor about it, to form vapor about it, this called evaporation। इवापोरेशन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर अगर आप डिश में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी दिन बाद, दिन भी नहीं मतलब आफ्टर 4-5 hours यू विल बी गेटिंग द वाटर विल बी वेपराइज। Okay, so molecule of liquid is having tendency to escape from its surface to form vapor about it, this called evaporation, this is called what? Evaporation। when a liquid is placed in a closed container, जब लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में प्लेस करते हैं, when we place a liquid in a closed container, it undergoes evaporation and vapors formed undergoes condensation। at equilibrium, the rate of evaporation and the rate of condensation are equal। the pressure exerted by the vapor in the equilibrium with the liquid is known as saturated vapor pressure, is known as what? Saturated vapor pressure, or simply a vapor pressure। so what is vapor pressure? वेपर प्रेशर मीन्स व्हाट? एक सिंपल से टर्म में आप सबको बताऊं वेपर प्रेशर क्या होता है। सो टेंडेंसी टू बिकम अ वेपर, जैसे मैं दो एग्जांपल लूंगा, आप सबको बहुत अच्छे से करती होंगी। नेल पॉलिश रिमूवल, रिमूवर, ओके, नेल पॉलिश रिमूवर हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं। कुछ बच्चे पेट्रोल के बारे में जानते होंगे, पेट्रोल, ओके, और वाटर ले लीजिए। अगर आप देखेंगे एक डिश में मैंने वाटर रख दिया, दूसरे डिश में नेल पॉलिश रिमूवर मतलब एसीटोन रख दिया, आप देखेंगे कि विद इन 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा समय मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर ये पूरा वेपराइज होके आपकी ग्लास जो है वो खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन वाटर वैसे का वैसे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द टेंडेंसी टू टर्न अप इनटू द वेपर फॉर्म, the tendency to turn up into the gaseous form, or we can say the vapor form, is more with the acetone। एसीटोन के साथ ये टेंडेंसी क्या है बेटा? ज्यादा है, जल्दी से वेपर हो जाएगा, ये कम वेपर होगा। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर than the वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। ठीक है,
वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। तो आपको अब समझ में आ गया वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर इज समथिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट which deals with the evaporation of the मटीरियल। ओके, मटीरियल इवापोरेट हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। चलिए, ये बात तो आप सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट काफी इजी कॉन्सेप्ट है। तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखो एक और कॉन्सेप्ट है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन भी समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। The vapor pressure of a water is also called as a aqueous tension। तो उसका दूसरा नाम है, जैसे सबका अपना अलग अलग पेट नेम होता है, सरनेम होता है, ऐसे अलग अलग नाम होता है, वैसे इसका भी नाम है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। The schematically vapor pressure is explained in the figure 10.17, and we can see over here 10.17 vapor pressure of a liquid, and this is what the vapor pressure of liquid. You can see it, the vapors, closed vessels, beaker. These are the part which is labeled over here, and you can see the vapor which is turning out. ये वेपर इसके अंदर जाता है, गैस इसके अंदर जाता है, और यहाँ पर लगा है मर्क्यूरी का मैनोमीटर। क्या लगा बच्चा, मैनोमीटर। मैनोमीटर, और ये जितना प्रेशर आता है उस प्रेशर, वो प्रेशर क्या करता है, मर्क्यूरी को पुश करता है। जब पुश करता है तो मर्क्यूरी ऊपर जाता है। तो पहले मर्क्यूरी का लेवल यहाँ था, लेकिन जब वेपराइज हो गया तो मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया। तो इसको मेजर करके आप लोगों ने देखे होंगे, मर्क्यूरी इज अ यूनिट फॉर प्रेशर। मर्क्यूरी इज अ यूनिट फॉर प्रेशर। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग मर्क्यूरी, मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो चलिए बात करते हैं। पहली चीज होती है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या होती है, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर भी मायने रखता है। जैसे मैंने बताया आपको H2O है और एक पेट्रोल है, ये दोनों के नेचर काफी अलग है एक दूसरे से। तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड ऑब्वियसली इट विल डू बेटर। तो ऐसा लिक्विड जिसमें, मैं यहां पर बता देता हूं थोड़ा साफ सुथरी जगह पे, द लिक्विड विच कंटेन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई। ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बच्चा, ज्यादा होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सच लिक्विड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, हायर लोअर वेपर लोअर वेपर प्रेशर। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी से, और जब टूटेगा नहीं जल्दी से तो फिर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये चीज आप याद रखिए, लिक्विड्स हैविंग रिलेटिवली वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस possesses high vapor pressure, possesses what, high vapor pressure, and these are called volatile liquid। ऐसा लिक्विड जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा हो, ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल, पेट्रोल इवापोरेट्स क्विकली देन द मोटर ऑयल। सही बात है कि नहीं, मोटर ऑयल के कंपेयर में पेट्रोल जल्दी इवापोरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं और मोटर ऑयल का फोर्सेस कम होता है, आई मीन ज्यादा होता है। फर्स्ट पॉइंट बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टेम्परेचर। When the liquid is gradually heated, जब लिक्विड को हम ग्रेजुअली क्या करते हैं, हीट करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली हीट करते हैं, its temperature rises and its vapor pressure increases। Its temperature rises and its vapor pressure increases। The vapor pressure is measured by the means of manometer। किस कैसे मेजर करते हैं हम लोग, मैनोमीटर में मेजर करते हैं। प्रेशर इज मेजर्ड बाय द मींस ऑफ manometer, and the most common unit for the vapor pressure is torr। torr is the most common unit। 1 torr is equal to 1 mm mercury। 1 torr is equal to 1 torr is equal to 1 mm mercury। ये याद रखिए, प्रेशर की यूनिट है टॉर। ठीक है, वेपर प्रेशर की यूनिट है।
For example, water has the vapor pressure of approximately 20 tar at the room temperature. Refer this section and there is a table given for you. So I'll just show you the table, you'll understand. See this all we discussed. ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई स्लाइड है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं. यस, सो 1 tar इज इक्वल टू 20. तो वो चीजें आपको याद रखनी है. अगला जो टॉपिक आता है, नहीं समझा, किसी बच्चे को नहीं समझा है, प्लीज मैसेज डालिए बेटा. मैसेज करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, प्लीज. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल. अगर आप मैसेज नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं कि समझा कि नहीं समझा, तो फिर इट विल बी नॉट दैट हेल्पफुल. समझा समझा, वेरी गुड. चलिए, सो सरफेस टेंशन बात करते हैं अब हम लोग सरफेस टेंशन की. सरफेस टेंशन क्या होता है, अब उसकी डिस्कशन करते हैं. सरफेस टेंशन क्या है? अब सर के फेस पे टेंशन ऐसा मत समझना तुम लोग कि सर के फेस पे टेंशन मतलब सरफेस टेंशन है, ऐसा नहीं है. यहाँ पर कुछ नया चीज है. सरफेस टेंशन, मेनी फिनोमेना सच एज द कैपिलरी राइज ऑफ द लिक्विड्स, spherical shape of the liquid drop are due to property of liquid is called as a surface tension. आप कभी देखे होंगे कि अगर अगर आपने देखा कि एक ऐसा एक पाइप है, मतलब एक पानी है, पानी के अंदर एक पाइप में डाला और पाइप में देखा कि आपने पानी ऊपर तक आया, पाइप के अंदर पानी ऊपर है लेकिन बाहर पानी नीचे है. ये एक प्रेशर की वजह से आता है. और ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट होता है. दिस इज क्रिएटिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन. सो द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. क्या होता है? उनके अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है. And the particles in the bulk of the liquid are uniformly attracted in all directions, and the net force acting on the molecule present inside the bulk is zero, but the molecule at the surface experience a net attractive force towards the interior of the liquid, or the forces acting on the molecules on the surface are the imbalanced, and therefore the liquid have the tendency to minimize the surface area. Surface tension is a temperature dependent property which, when attractive forces are large, the surface tension is large. When the surface tension is decreased as a temperature increases, okay, and increase with the temperature decreases. लेट मी एक्सप्लेन यू. ऐसे नहीं समझ में आएगा बेटा, मैं आपको ऐसे एक अलग तरीके से बताता हूँ आपको. देखिए, सरफेस टेंशन क्या होता है. जैसे कोई मॉलिक्यूल है, देखिए ये वाटर है, इसका फेस क्या है? लिक्विड है. इसका फेस क्या है? लिक्विड है. और आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर सम कुछ तो गैसेस होंगी, ये आसपास गैसेस होंगी. ये गैसेस आके इसके ऊपर टकराती होंगी. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने कितने बार आप लोगों ने देखा मलाई, मलाई है, मलाई दूध है, दूध को बॉईल करो अच्छे से, दूध को बॉईल करते हो, ऊपर मलाई जम जाती है, थोड़ी देर बाद मलाई जम जाती है और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप एक स्पून स्पून जो होता है ना, स्पून स्पून को धीरे से इसके ऊपर रखोगे ना तो भी वो अंदर डूबेगा नहीं. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? स्पून को इसके ऊपर रखोगे तो भी वो डूबेगा नहीं. तो इसका इतना प्रेशर कहां से झेल लेता है, कहां से आ जाता है? तो ये क्या होता है कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन दी डेंसर मीडियम एंड एयर मीडियम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. ये देखिए, ये हल्की मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. यहाँ जब एटम आते हैं ना तो सरफेस पे, मान लीजिए सरफेस है, सरफेस पे एटम आते हैं, तो एटम आते हैं तो सरफेस पे क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं. क्या होते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं. एब्जॉर्ब नहीं बेटा, एडजॉर्ब. जो चीजें सरफेस पे रुकेंगी और सरफेस पे ही पार्टिकल अगर अटक जाता है तो उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन. और अगर पार्टिकल, आप देखो, अब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूल है, उनके साथ बॉन्ड बना लेगा. अब ये मॉलिक्यूल खींचेगा नीचे की तरफ, अपनी तरफ. ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचेगा, बोलेगा मेरी टीम में आ जा, मेरी टीम में आ जा, ऐसा बोलेगा वो. कौन? ये अंदर का बल्क मॉलिक्यूल, ये यहाँ का मॉलिक्यूल है ना, यहाँ के पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा. ऐसे टाइम पे एयर भी ना, जो एयर है यहाँ का, वो एयर भी बोलेगा मत जाना मत जाना, तू मेरे टीम में है, ऐसा करके वो खींचता है ऊपर की तरफ. और ऐसे टाइम पे एक सरफेस पे एक
एक सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल के बीच में एक टेंशन जनरेट होता है। एक टेंशन क्या होता है, जनरेट होता है, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल इस टेंशन के बीच में रुक जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। लेकिन अगर ये वाटर जीत जाता है, वाटर जीत जाता है और उस पार्टिकल को नीचे लेके आ जाता है, अपना पूरे बॉडी के अंदर अंदर लेके आ जाता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। समझ लीजिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं ना, एब्जॉर्ब हो गया पानी, एब्जॉर्ब हो गया पानी, एब्जॉर्ब हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब बल्क मॉलिक्यूल में चले जाएगा। मींस एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। एंड एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। अगर वहां पर टीके हैं और दोनों तरफ से पुल एंड पुश चालू है, ऐसे टाइम पे फिर क्या हो रहा है, दोनों तरफ पुल एंड पुश तो नहीं है, पुल ही दोनों तरफ से है। और ऐसे टाइम पे फिर क्या हो जाएगा कि देयर विल बी अ टेंशन क्रिएटेड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द सरफेस। Means at the surface, near the surface, there is a tension created, and this tension is called as a surface tension. समझ में आ रहा सरफेस टेंशन? अभी आसान लगा, पहले डिफिकल्ट लग रहा था। चलिए देखिए, अब इसको पढ़ते हैं, अब आसान लगने लगेगा। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉ ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज अ सरफेस टेंशन। हियर कैन यू सी सरफेस टेंशन? So surface tension will be here. Here no surface tension. It's a bulk. ये बल्क में कोई सरफेस टेंशन नहीं है, वो अंदर चले गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट। कौन से यूनिट में मेजर करते हैं बच्चा सरफेस टेंशन को? एसआई यूनिट में मेजर करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में मेजर करते हैं। डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर गैमा। गैमा से डिनोट करते हैं। सर लास्ट में बता देना आर की वैल्यू कब क्या लेना है न्यूमेरिकल में। बेटा आर की वैल्यू क्या लेनी है वो मैंने कैलकुलेट करके सिखाया है शायद। अगर आप इसको बिगिनिंग में देखेंगे, एक दो क्लास सिर्फ पीछे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको 0.0821 ही हर बार लेना है। अभी यही लेना है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, 3-4 डेटा है, मैं बता दूंगा, लगे हाथ मैं बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। आर की वैल्यू बेटा, अगर आपको लीटर एटीएम में दिया हो कोई वैल्यू, मतलब वॉल्यूम जो है वो लीटर में, एटीएम में या डीएम क्यूब में दिया हो, डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, और प्रेशर किस में दिया हो, एटीएम में दिया हो, तब आपको यूज करना है 0.0821। तब आपको इस्तेमाल करना है क्या, 0.0821। अगर आपका प्रेशर पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या ऐसे किसी में दिया हुआ है, तब आर की यूनिट लेनी है 8.314। ठीक है, कब लेनी है, जब पास्कल में दिया हो प्रेशर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हो, ऐसे कुछ कंडीशन में दिया हो प्रेशर, तब आपको लेना है आर की वैल्यू 8.314। अगर आपकी वैल्यू कैलोरीज में दी हुई हो, कैलोरीज और किलो कैलोरीज में दिया हो, किलो कैलोरीज में दिया हो, तब आर की वैल्यू लेंगे आप 2। ठीक है अनुज जी, समझ में आया? 0.0821 ये वैल्यू अभी फिलहाल लेनी है, क्योंकि आपको सारे डेटा आजकल एटीएम में दिए हुए होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिए होते हैं, इसीलिए हमको ये वाला इस्तेमाल करना है। चलिए ठीक है, बाकी बच्चों को भी जिनको नहीं समझ में आया उसको सर लास्ट में बता देना आर की वैल्यू कब क्या। हाँ ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी। यस सर ठीक है। ऋषि समझ में आ गया बच्चा ये आर की वैल्यू? चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, एप्लीकेशन क्या है सरफेस टेंशन का? एप्लीकेशन क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट जो हमारे सरफेस पे, जो हमारे कपड़े पे दाग लग जाता है, उसे क्लीन करने का वो जो सरफेस, एक्चुअली वो दाग जो लगता है वो सरफेस फिनोमिना ही है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ज्यादा सर्फ एक्सेल, याद है आपको सर्फ एक्सेल, ऐसे नाम है सर्फ एक्सेल। तो सर्फ एक्सेल नाम क्यों है, क्योंकि वो सरफेस फिनोमिना के लिए यूज होता है, सरफेस टेंशन जैसा एक्ट करता है, उसके अंदर सर्फ होते हैं। सर्फ मतलब मिसल्स होते हैं, मिसल्स
क्या होते हैं डिटर्जेंट के मतलब जनरली एक मिसल्स होता है जिसमें एक पोलर एंड नॉन पोलर एंड होते हैं। वो चीज अभी आपको है नहीं, जब आएगी तो मैं बता दूंगा। क्लींजिंग एक्शन का पोलर एंड नॉन पोलर एंड होता है जिसमें टेल और हेड होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसके ऊपर मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब वो मैकेनिज्म आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसीलिए उसको सर्फ बोलते हैं। इसीलिए एक ब्रांड है सर्फ एक्सेल। या फिर आप लोग विलेज या रूरल एरियाज में थोड़े जाएंगे या थोड़े ऐसे मतलब अदर देन द सिटीज जाएंगे तो डिटर्जेंट को वो लोग बोलते हैं सर्फ। क्या बोलते हैं डिटर्जेंट को? सर्फ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सर्फ बोलते हैं। तो सर्फ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर उसमें सरफेस फिनोमिना होता है और वो सरफेस पे काम करता है। एक चीज वो है, दूसरी चीज उसमें मिसल्स होते हैं। जो डिटर्जेंट के अंदर मिसल्स होते हैं वो हमारे क्लोथिंग को क्लीन करने का काम करते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ रुक करते हैं। काफी कुछ पढ़ना है, काफी कुछ पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए। So efficiency of the toothpaste, efficacy of the toothpaste, mouth washes and nasal drop is partly due to presence of the substance having lower surface tension, and this increase the efficiency of their penetrating action. So surface tension का काफी यूज है, ये चीज आप याद रखिए। चलिए, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल से ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। इसको पढ़ने से पहले एक दो ब्रेकआउट्स हो जाए, थोड़ा आपका मन भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा हमें ब्रेक भी मिल जाएगा हम सबको, और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो काफी कुछ अच्छा सा हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। हाय श्रुति तिवारी, गुड इवनिंग। हेलो अंकिता, गुड इवनिंग। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेकआउट सेशन के साथ। ठीक है, तो मैं स्टेट ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आप सबके सामने। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, और मैं आप सबके सामने क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। और ये रहा क्वेश्चन, स्टेट ऑफ मैटर आ गया है आपका। ये देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेम एज इट्स। ये वाला दिमाग लगाइएगा, थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग लगाइए, सोचिए जरा। काफी कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग बात भी है ये। आई होप आप सब अपने अपने आंसर मार्क कर लिए होंगे। क्वेश्चन पढ़िए, काफी इजी है। हाँ सही बात है, आपका समय होता है समाप्त। और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। ये जनरली एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो केमिस्ट्री का होते हुए भी जीके जैसा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि वाटर जो होता है, वाटर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। एंड वाटर का वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी ना, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, वो भी 0 डिग्री होता है बेटा। ये बहुत अमेजिंग फैक्टर है, फैक्ट है, जिसे आप याद रख लीजिए कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब वाटर 0 डिग्री पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में हो सकता है। ठीक है, एट 0 डिग्री वाटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एंड लिक्विड बोथ स्टेट। ठीक है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री। ये काफी अमेजिंग चीज है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और टर्म पढ़ा है, इसको जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अभी मैंने सिखाया इस टॉपिक को, तो आई एम आस्किंग इन ब्रेकआउट्स, और इसका आंसर जरा दीजिएगा, जरा सोच के दीजिएगा आंसर। कुछ बच्चे अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो मिस्टेक मत कीजिए, जरा सोच के दीजिए। व्हाट इज वेपराइजेशन? वेपराइजेशन क्या होता है, ये चीज आपको बतानी है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे ना, सारे बच्चे इसका आंसर दे लेंगे। अगर मुझे 100% रिजल्ट आ गया तब मैं तुरंत एकदम पढ़ाना चालू कर दूंगा दूसरा वाला जो टॉपिक है वो। ठीक है, तो 100% आंसर आ जाए, मैं ऐसा विश करता हूं। सारे के सारे विद्यार्थी लोग आंसर दें, सही आंसर दें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपका समय होता है समाप्त। अब बारी है आंसर आने की। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग, कितना इजी क्वेश्चन था ये। कि
व्हाट इज वेपराइजेशन? वेपराइजेशन क्या होता है? तो अ लिक्विड बिकमिंग अ गैस इज कॉल्ड एज अ वेपराइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएटिंग कि लिक्विड एक डेफिनेशन है। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड बिकमिंग अ गैस इज कॉल्ड एज एन वेपराइजेशन। और बहुत सही चीज आपने किया है, आंसर कर दिया है। चलिए हमारा जो एक लास्ट वाला सेशन, लास्ट वाला टॉपिक बचा हुआ था, उसको थोड़ा डील कर लेते हैं, जिसका नाम था विस्कोसिटी। क्या नाम था? विस्कोसिटी। ठीक है, यहां पर नहीं थे हम लोग, यहां पर थे। यस, विस्कोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इसको देखने के लिए। तब तक के लिए इसको जरा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? थोड़ा अच्छा लगा आप सबको? चलिए, एज नोटेड अर्लियर, as noted earlier, liquid fluid have the tendency to flow. लिक्विड जो होती है ना, लिक्विड फ्लूइड, आप देखिए ध्यान से इसको, लिक्विड फ्लूइड होती है विच इज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। विस्कोसिटी मेजर the magnitude of internal friction in a liquid or fluid to flow are measured by the force per unit area, measured by the force per unit area resisting uniform flow. Different layer of the liquid flow with a different velocity, different layer of the liquid flow with a different velocity। जैसे कि आप मान लीजिए, देखिए ये आपका सॉलिड सरफेस है, आपने यहाँ पे एक कोई लिक्विड मॉलिक्यूल रख दिया, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल, ये ऊपर वाला पोर्शन जल्दी फ्लो होगा, लेकिन नीचे वाला पोर्शन में क्या हो जाता है कि ये पर्टिकुलर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, बिटवीन द बॉन्डिंग जनरेट होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो फ्लूइडिटी होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो अ मटेरियल हु इज अ मोर विस्कस, विस्कस, जो ज्यादा विस्कस है वो स्लोली फ्लो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जेल ले लीजिए, जेल बहुत ही ज्यादा विस्कस है कि फ्लो ही नहीं होता है। उसके बाद आप हनी ले लीजिए, हनी थोड़ा थिक है, ओके, थिक है, लेकिन वाटर और हनी को कंपेयर करेंगे तो हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू द वाटर। ऑयल ले लीजिए, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर को कंपेयर करेंगे, ऑयल इज मोर विस्कस देन दी water. Okay, so viscosity is totally depend upon the fluidity of the liquid. If the liquid is more flowable, if the liquid is more of having more fluidity, it means it is having the more viscosity. So viscosity is a force of friction between the successive layer, जैसा कि मैंने बताया उनके successive layer के बीच में क्या होता है? force of friction होता है, successive layer के बीच में force of friction होता है, and they are having the flowing liquid. It is also resistance to the flow of liquid. When a liquid flows through a tube, जब कोई लिक्विड एक ट्यूब के माध्यम से क्या होता है? फ्लो होता है। ट्यूब के माध्यम से क्या होता है? फ्लो होता है। A central layer has the highest velocity, whereas layer along the inner wall in the tube remains stationary. This is a result of viscosity of a liquid. Hence, a velocity gradient exists across the cross section of the pipe tube. Okay, so this is what the viscosity term. Viscosity is a temperature dependent property. Temperature is inverse variation with viscosity, because we know that if you'll increase the temperature, the molecule present in that, they will get away from each other. वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कौन? मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप याद रखिए, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी मतलब मोर, एक अदर लैंग्वेज में याद रख लीजिए, मोर थिक लिक्विड, ज्यादा थिक लिक्विड है तो मोर विस्कस है, मोर विस्कस है। आप याद रख लीजिए फैंटा, फैंटा, या फिर आपने मिरिंडा पिया होगा, मिरिंडा, मिरिंडा ये ले लीजिए, और जो आमरस बनता है, आमरस जो शॉप वगैरह पे मिलता है, आमरस, आमरस, इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, आमरस कितना थिक होता है कि चम्मच से खा सकते हो आप, स्पून से खाना पड़ता है, ऐसे पीना डिफिकल्ट होता है। लेकिन मिरिंडा एंड फैंटा, आर यू ड्रिंकिंग विद स्पून? ऑब्वियसली नो, बिकॉज दे आर हैविंग मोर फ्लूइडिटी। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज लेस विस्कस,
ये क्या है, लेस विस्कस है। और आमरस क्या होता है, मोर विस्कस होता है, ज्यादा विस्कस होता है। तो बात मेरी समझ में आ रही है सबको, पल्ले पड़ रही है कुछ तो। इसकी यूनिट होती है एफिशिएंसी ऑफ द विस्कोसिटी इज यूनिट एटा, ईटा, ETA, एटा। एटा को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन देखो ऐसा लंबा होता है, ऐसा वाला एन, एटा, देखो ध्यान से, ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इसको डिनोट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट है 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, or equal to 10 one gram, I'm like the gram per meter per second. Okay, so these all are the things which you should keep in mind. ठीक है, तो illustration of viscosity, more lubricating oil, highly viscous, and increase the blood viscosity than the normal value to take an indication for the cardiovascular disease. कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो बता रहा है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह में इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट के लिए ग्रीस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, याद है ग्रीस, ग्रीसिंग के लिए जो हमारे मोबाइल के लिए, सॉरी मोबाइल बोल रहा हूँ, ऑटोमोबाइल के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीसिंग करते हैं, तो वो एक टाइप का क्या है, एक विस्कस मटेरियल है। इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी than the normal value taken an indication of the cardiovascular disease. आप लोगों को पता होगा कि ब्रेन हैमरेज वगैरह जो चीजें होती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है ना वो ज्यादा क्लॉट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है मतलब थिक हो जाता है, ज्यादा विस्कस, मतलब अब बोल लीजिए ना कि ब्लड हमारा ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो नसें हैं, वो जो पतली पतली नसें हैं वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, और इसकी वजह से ब्रेन हैमरेज होने का चांस है। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस चीज है, हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत ही जरूरी है। It will cause heart, yes, obviously. See, there are many soft organs which contain a very small fine arteries and sorry veins and ventricles and all are there, right? जैसे ब्रेन के अंदर बहुत पतली पतली नसें होती हैं, लंग्स के अंदर ट्रैकियाज और बाकी नसें होती हैं पतली, ऐसे ही हार्ट के अंदर ऐसे पतली पतली बहुत बारीक नसें होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि आपको मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए, जब हाई विस्कस मटेरियल आपके बॉडी में आ जाए या फिर आपका ब्लड ज्यादा विस्कस हो जाए, तो ऐसे केसेस में वो जाम हो जाती हैं और फटने का चांसेस होता है ड्यू टू हाई प्रेशर। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ग्लास पैन्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स आर फाउंड बिकम्स थिकर एट द नियर, जैसे भूत बंगला बोलते हैं ना, भूत बंगला, भूत बंगले की खिड़की है ना, खिड़की जो रहती है कांच की, तो ऊपर से मेजर करोगे ना, ऊपर से तो ये थोड़ा थिन हो गया रहेगा, थिन, और नीचे से मेजर करोगे ना, नीचे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो गया रहेगा। इसका रीजन क्या है कि ग्लास जो होता है ना वो भी एक लिक्विड जैसा ही है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी फ्लूइडिटी इतनी कम है, इतनी कम है, इतना ज्यादा विस्कस है वो कि कई साल लग जाते हैं वो फ्लो होने में। अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं कि ग्लास जो होता है बेटा वो सॉलिड नहीं है, ग्लास क्या है, लिक्विड है, ये बात अगर मैं बोलूं तो आपको हजम नहीं होगी बात, आप बोलोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो यार, मतलब लिक्विड कैसे हो गया, तो मैं बोलूंगा कि बेटा उसमें भी फ्लूइडिटी है, सिर्फ क्या होता है कि वो एकदम ज्यादा थिक, एकदम ऐसा फ्लूइडिटी है, इतना कम होता है कि ये सिर्फ भूत बंगले में ही होता है क्या, नहीं नहीं, आई जस्ट गिव द एग्जांपल, मतलब पुराना घर बहुत सालों से लगा हुआ कांच का दरवाजा रहेगा या खिड़की रहेगी, पुराने घर में अखिलेश बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ, पुराना घर मींस इट विल टेक टू मच टाइम, दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू, इट इज नॉट, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। Okay, so glass as old buildings, that's what they're learning, old buildings and all. So glass is not a solid but a super cooled viscous liquid. So glass, आप एक समझ लीजिए, ग्लास जो होता है वो सॉलिड नहीं होता है, एक सुपर कूल्ड विस्कस लिक्विड होता है। तो भाई लोग आज के सेशन के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी, ये चैप्टर तो हो गया है खत्म, कल का जो सेशन है वो रहेगा एक्सरसाइज सेशन, मतलब हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, सो टुमारो विल मीट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।